बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टर्किश एम्पायर। टर्किश एम्पायर जो है ये एक बहुत बड़ा एम्पायर है और ये है कि तुर्की का एक हिस्सा यूरोप को टच करता है। तुर्की का दूसरा हिस्सा जो है वो टच करता है एशिया को, और तीसरा हिस्सा इसका टच करता है अफ्रीका को। 20th सेंचुरी में टर्की के जो ड्यूरेशन चल रहा है ये ऑलमोस्ट अपने एक आखिरी मराहल में है। यहाँ पर महमद सिक्स की हुकूमत है, लेकिन महमद सिक्स जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा एक सेक्रेड पर्सनालिटी है, बिकॉज़ ये एक ग्रेट मुस्लिम एम्पायर को जाहिर करती है। और मुसलमान इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र करते थे कि उनका भी एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर मौजूद है दुनिया में। और एक बड़ी फ़ख्र की वजह ये भी थी कि वहाँ पर खलीफा मौजूद था, और फिर उसके बाद मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा भी मौजूद थे। तो ये एक बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन थी फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये ड्यूरेशन ऐसा है कि इसके अंदर मुसलमान चाहते हैं कि वो अ, कोई सहारा हासिल किए रखें। और ऐसे भी है कि टर्किश एम्पायर आप देख सकते हैं मैप के अंदर, यू कैन सी फ्रॉम द मैप जो आपको सामने नज़र आ रहा है कि एक साइड इसकी यूरोप को टच कर रही है, दूसरी साइड एशिया को। तो की स्लॉट्स जो है मुसलमानों की जिसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जो है ये यहाँ पर वाक़ है। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए इसलिए काबिल तकरीम भी था बहुत ज़्यादा। और ये मुसलमानों के लिए प्रेस्टिजियस भी था, उनको फ़ख्र, उनकी फ़ख्र का सबब भी था कि यार हमारा भी कोई एम्पायर है, हमारा भी कोई बड़ा है जो कि हमारे कंट्री को सपोर्ट करने वाला है। तो इस तरह से जो टर्किश एम्पायर है वो मुसलमानों के लिए बहुत फ़ख्र का सबब भी था। ठीक है, तो याद रहे कि खलीफा जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत प्रेस्टिजियस कंडीशन सिचुएशन रखता है, और मुसलमान चाहते हैं कि बाय ऑल टर्म्स ये खिलाफत जो है वहाँ पे बरकरार रहे, और इसको किसी किस्म का जो थ्रेट है वो किसी तरह भी लाहक ना हो। तो ये मुसलमानों के लिए इस हवाले से बहुत बड़ा एक बड़ी एक सक्सेस है कि उनका एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूँकि हंगरी और ऑस्ट्रिया के दरमियान ये जंग जो है वो होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि दूसरे ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें एक साइड पे एलाइड फोर्सेस होती हैं जिसमें इंग्लैंड है, और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे जर्मनी है, और साथ तुर्की मिल जाता है जो बड़े ममालिक में से है। तो प्रीवियसली भी एक राइवलरी मौजूद थी इंग्लैंड के और टर्किश एम्पायर के दरमियान माबैन। और बेशतर चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स ज्यूज़ की कॉन्स्पिरेसीज की वजह से भी थे। तो ये जो ड्यूरेशन है इट वाज अ टाइम ऑफ मुस्लिम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इस एरा के अंदर। और तुर्क्स जो मुसलमान हैं वो कोई भी नाइंसाफ़ी किसी तरह से नापसंद जो है वो पसंद नहीं करते। तो जंग का वो हिस्सा बन जाते हैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो अ, इस जंग के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमान भी शरीक होते हैं। पहले तो वो शरीक नहीं हो रहे होते, लेकिन इंग्लैंड वाले उनको श्योरिटी देते हैं कि अगर वो शरीक होते हैं और वो इंग्लैंड की तरफ से जंग का हिस्सा बन के लड़ते हैं तो मुसलमान जो हैं वो दे विल मेक इट श्योर कि वो उसके अगेंस्ट तुर्की के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इस वादे के ऊपर बहुत सारे मुसलमान इस तहरीक का हिस्सा बन जाते। वैसे वो इस तहरीक का हिस्सा बनना नहीं चाह रहे होते, तो अब जंग में तो शरीक हो जाते हैं। ठीक है, मुसलमान भी, लेकिन उनको जर्मनी की तरफ लड़वाया जाता है। बिल आखिर ये जंग जीत ली जाती है, इंग्लैंड इसको जीत जाता है। सज़ा के तौर पे वो जर्मनी को जो है वो फिर ये फैसला करते हैं कि चूंकि जर्मनी हार गया था, तो इंग्लैंड वाले ये फैसला करते हैं, वो एक ट्रीटी साइन करते हैं एलाइड फोर्सेस जो है जर्मनी के साथ, कि जर्मनी को सज़ा के तौर पे जो है वो तकसीम किया जाएगा। ठीक है, तो वो ये फैसला करते हैं कि जी हम जर्मनी को तकसीम करेंगे। और जो फिर इसके अलावा ये भी है कि उसकी जो जो प्रॉपर्टी है, जो उसका एसेट्स हैं, उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी है कि जो जर्मनी का एक जर्मनी में से एक नया कंट्री पोलैंड के नाम से निकाला जाएगा।
तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि उस टाइम में फिर डिस्कशन एक चल पड़ी, लेकिन जर्मनी ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। इस एग्रीमेंट पे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था। लाइक दे डू नॉट हैव एनी रिजर्वेशंस और एनी थिंग फर्दर लाइक इन्वॉल्व विद दैट। तो उन्होंने लब्बैक कहा इस चीज़ पे, उन्होंने इस चीज़ को सराहा, और मुसलमानों को किसी किस्म का कोई इस चीज़ पे एतराज़ नहीं रहा किसी हवाले से भी। लेकिन कुछ अर्से बाद ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सेवरीज, जो 1919 में साइन होती है। तो ये जब ट्रीटी साइन होती है तो मुसलमानों को बड़ा एतराज़ होता है, और मुसलमान सोचते हैं कि यार ये तो हमारे साथ वादा किया गया था कि वो तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ की खिलाफत को नहीं ख़त्म करेंगे। तो अब वो वादा जब निभाने की बात आई और पूरा करने की बात आई, तो ये तो बात जो है वो उल्ट हो रही है। लाइक दिस इज़ गेटिंग वेरी वर्स्ट। तो मुसलमान फिर बड़े सगीर के अली बरदरान की मौजूदगी में उन्होंने फिर एक कैंपेन लॉन्च की, और उस कैंपेन का जो नाम था वो रखा गया खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली एक जो है वो नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ताकि खिलाफत को बचाया जा सके। खिलाफत को जो है वो जो एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है मुसलमानों के लिए अराउंड द ग्लोब, उसको हर तरह से सेव किया जा सके। तो ये मूवमेंट चल पड़ती है जी। इसकी एक पहला इजलास होता है, जिस इजलास के अंदर सारे मुसलमान लीडर्स भी आते हैं, एक्सेप्ट जिन्ना, और बाकी लोग भी इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आप ये देखें कि इस इस जो जो आपकी ये जो मूवमेंट है, इसके अंदर ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग की कुछ ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन इसमें गांधी साहब भी जाते हैं, तो पहली कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिसाइड होता है कि गांधी जो है वो लीडर इसको ना इस मूवमेंट को लीड करेंगे। फिर कुछ अर्सा बाद 1921 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, सेकंड कॉन्फ्रेंस, और उसमें ये बात होती है कि जनाब गांधी साहब कन्विंस करेंगे ब्रिटिश को कि वो तुर्की को तकसीम ना करें। अब कोई भी काम जो आप करते हैं उसके अंदर कोई चीज़ लेते हैं और कोई चीज़ देते हैं। कोई भी चीज़, नथिंग इज़ फ्री इन दिस लाइफ। तो गांधी साहब कहते हैं कि जी मुझे जवाब में सेफ्टी ऑफ द काओ चाहिए, मुझे ये श्योरिटी दे दें कि आप काओ की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, तो मैं इस मूवमेंट में आपके साथ हूँ, शाना बशाना हूँ। आई एम लाइक विद यू इन दिस मूवमेंट। तो इस तरह से गांधी साहब भी मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, और वो तैयार हो जाते हैं कि मैं मूवमेंट के अंदर मुसलमानों का भरपूर साथ दूंगा, और खिलाफत को हम बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये कोशिश भी की जाती है, ये जो है खिलाफत मूवमेंट को बचाने की और मूवमेंट को चलाने की। तो ये मूवमेंट चल पड़ती है। अब वे गांधी साहब और उनका डेलीगेशन बात करता है ब्रिटिश से, लेकिन ब्रिटिश बड़े हार्श होते हैं। इवन लियॉर्ड जॉर्ज से जब बात की जाती है तो वो बड़ा एक दो टका सा जवाब देता है। वो कहता है वी हैव डन जस्टिस विद जर्मनी एंड क्वाइट प्रिटी टेरेबल जस्टिस, तो व्हाई शुड वी स्पेयर टर्की। तो इसका जो इनडायरेक्ट जवाब है वो ये है, वो कहते हैं कि हमने इंसाफ कर दिया तुर्की के साथ, लाइक हम जर्मनी के साथ इंसाफ करें तो अब हम तुर्की को क्यों स्पेयर करेंगे। तो उनकी बात, उनके कहने का मकसद ये है, वो तंज कर रहा है। एक सरकास्टिक स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है कि हमने जो है वो सबक सिखा दिया। किसको सबक सिखा दिया? आपके जो हैं, जो ख़ास तौर पे टर्किश जो जर्मनी का एम्पायर है उसको सबक सिखा दिया। तो भाई इसी पैटर्न के ऊपर हम मुसलमानों के तुर्की को भी सबक सिखा देंगे। ये बात उन्होंने की, राइट। अब उसके बाद इवेंट्स की बात करते हैं। तो नवंबर 1919 के अंदर आप देख सकते हो फ्रॉम फ्रॉम दिस स्लाइड कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, बात होती है दिसंबर 1919 के अंदर। सेकंड कॉन्फ्रेंस होती है, और जनवरी 1920 के अंदर वायसरॉय जो है वो इनजस्टिस जो है वो तुर्की के साथ उसको ख़त्म कर देने की बात करते हैं। गांधी साहब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाते। फरवरी 1920 में डेलीगेशन ब्रिटिश ऑफिशियल से ग्रेट ब्रिटेन जाके भी मिलता है, लेकिन वहाँ से भी कोई खातिर ख्वाह बेनिफिट नहीं होता। बिल फिर ये होता है कि यहाँ फैसला किया जाता है। ये फैसला कर लेते हैं कि जी हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग इस तरह से करते हैं जनाब कि हम ब्रिटिश को मजबूर करते हैं इस चीज़ पे कि वो अपने फैसले को बदलें, और उसका जो एक सोर्स समझा जाता है और एक जो एक मीडियम समझा जाता है वो ये करते हैं कि वो जो है वो ख़ास तौर पे अ, क्या करेंगे कि वो नॉन कॉपरेशन चलाएंगे। अगर ब्रिटिश किसी तरह भी नहीं मानते तो अगस्त से नॉन कॉपरेशन चलाई चलाई जाएगी। अ, बहुत सारे उलमा कहते हैं सब कॉन्टिनेंट के बारे में कि जी ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर मुसलमान नहीं रह सकते, और ये बात तो जो बड़ी ही ऑकवर्ड सी है। बहुत सारे उलमा ये कह देते हैं कि जनाब दारुल हर्ब है, यहाँ पर मुसलमानों के लिए रहने की जगह नहीं है, तो मुसलमानों को यहाँ से माइग्रेट कर देना चाहिए। तो कोई 15 से 20 हज़ार बेचारे मासूम मुसलमान उन उलमा की बात पे लग जाते हैं। उन्हें लगता है हमारी नेबरिंग स्टेट अफगानिस्तान जो है हमें बड़ा वार्मली वेलकम करेगी, और वो तो हमारे लिए लाइक चाय पापे लेके बैठे हुए होंगे कि हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो जनाब वो हमें बड़ा वेलकम करेंगे। लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ठीक है, कोई स्टेट इतना ओपनली दूसरे बाशिंदों को तो वेलकम नहीं करती। तो बहरहाल अब व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स कि अब 1920 के अंदर तो 15 से 20 हज़ार मुसलमान बिल्कुल ना होने के बराबर कीमत के ऊपर अपने साजा सामान बेचने के बाद वो चल पड़ते हैं बेचारे अफगानिस्तान। और जब वो अफगानिस्तान पहुंचते हैं तो कुछ लोग उनको वेलकम किया जाता है, और बाद में वो कहते हैं भाई जहाँ पे हो वहाँ पे ही रहो। तो अब वो सारा कुछ तो यहाँ से बेच बाच के गए होते हैं, तो उनकी जो सिचुएशन होती है वो वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है, यानी कि बुरी से मज़ीद बुरी हो जाती है। अब ये जो सिचुएशन थी इसके लिए लाइक मुसलमान तो तैयार नहीं थे। लाइक मुसलमानों की पहले ही इकोनॉमिक कंडीशंस बड़ी बुरी थी, लेकिन अब के ड्यूरेशन से तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस और ख़राब होती चली जा रही हैं। तो ये बड़ी डायर कंडीशन थी कि मुसलमानों की कंडीशंस जो हैं वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही हैं। तो अब 1920 में ये सारा माजरा हो गया। तो पहला तो खिलाफत मूवमेंट की फेलियर का सबब ये भी बन गया कि जनाब मुसलमान जो थे वो माइग्रेट किया और उनको एक ग्रेट लॉस हुआ इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी है कि 1921 में जब थर्ड कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो उसमें ये फैसला हो जाता है, ये रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं कि हम लोग तो बाय ऑल मीन्स अब ब्रिटिश को इस बात में मजबूर करेंगे भाई कि आपको तो ये खिलाफत के ऊपर फैसला अपना रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश तो फिर ब्रिटिश थे, हुक्मरान थे, हुक्मरानों के ऊपर तो फिर बात इतनी आसानी से नहीं ना इम्पोज की जा सकती। तो यही फिनोमेना जो फिर सामने आया, और जनाब 1921 के अंदर फिर इन्होंने नॉन कॉपरेशन चलाई। और जब इनको ब्रिटिश को पता चला कि भाई ये इस तरह से मुसलमान और हिंदू मिलकर नॉन कॉपरेशन चलाने वाले हैं, उन्होंने इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, और इंडियन जेल जो है वो काफ़ी हद तक मुसलमानों और हिंदुओं से भर गई। मामलात आगे बढ़ते हैं तो 1921 तक बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडियन जेल्स के अंदर सड़ जल रहे होते हैं, और राइट्स मुख्तलिफ जगहों पे स्टार्ट हो जाते हैं, नीलमपुर, तिरूर, गोरखपुर। अब गोरखपुर में चोरी चोरा प्लेस थी जहाँ पर फरवरी 1922 के अंदर तो 21 पुलिस ऑफिसर जो हैं वो एक क्राउड को रोकने की कोशिश करते हैं। दो तीन इंसिडेंट्स हैं इसके बारे में। एक इंसिडेंट तो ये है कि क्राउड जा रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ के उनको मारा और उन पे रोब दबदबा डाला अपना, जिस पे क्राउड जो था वो बिफर गया, और इस तरह से वो उनके पीछे पड़ गए और दे स्टार्टेड लाइक बीटिंग दैम। तो ये भी एक है। और दूसरा इंसिडेंट ये है कि वहाँ पे मीट की प्राइसेस बढ़ा दी गई। जब मीट की प्राइसेस बढ़ाई गई तो लोग एहतजाज कर रहे थे, कुछ पुलिस ऑफिसर उनको मुंतशिर करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो भाई वो लोग उनके पीछे पड़ गए। वो पुलिस ऑफिसर करीबी एक पुलिस स्टेशन में जा छुपे, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा थे, और लोगों ने क्या किया उस पर तेल डाला और उसको आग लगा दी। इस तरह से सारे पुलिस ऑफिसर अंदर जल के मर गए। जब ये बात गांधी साहब को पता चलती है तो गांधी साहब अपनी अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। गांधी साहब कहते हैं मैं तो मूवमेंट के साथ भाई तब तक था जब तक लाइक ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होगी। तो जब ये नॉन चूंकि ये वायलेंट मूवमेंट होगी तो अब तो मैं इस मूवमेंट के साथ नहीं हूँ। तो ये सिचुएशन बड़ी बड़ी सोचने वाली हो गई कि
गांधी साहब का जो बयानी है वो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो चेंज हो जाता है। पहले गांधी साहब कह रहे हैं मैं मूवमेंट के साथ हूँ, लेकिन बहरहाल हम्म, गांधी की भी बात ठीक थी। वो कहते थे मैं तब जब तक इसमें वायलेंस नहीं है मैं साथ रहूंगा, लेकिन इफ इट हैज़ चेंज इनटू वायलेंस तो आई विल लीव द मूवमेंट। तो उन्होंने, गांधी साहब ने जो इस पे जो है वो यू टर्न ले लिया, लेकिन ब्रिटिश फिर यू टर्न तो नहीं ना लेने देते। उनके उनके पुलिस ऑफिसर्स जो है दे हैड बीन किल्ड। तो ऑलमोस्ट आप ये अंदाज़ा लगाओ कि जो है वो ही वाज सेंटेंस एट दैट टाइम। और उसमें ये भी है कि उनको सेंटेंस तो किया गया, लेकिन गांधी साहब को फिर इस तरह से मूवमेंट सारे सीन से भागने की इजाज़त नहीं दी गई। ठीक है। अगेन हमारे पास इसमें ये है कि आप देखो कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवमेंट थी वो वायलेंस में चेंज हो गई, और एक ये भी फेलियर का बहुत बड़ा सबब बना। और जिस तरह कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फुटबॉल में से अगर आप हवा निकाल दो तो फुटबॉल तो किसी काम का नहीं रहेगा। और 50-60% सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट में हिंदुओं की भी थी। हिंदू और मुसलमान उस वक्त भाई भाई बने हुए थे। तो अब जब हिंदू हट जाएंगे पीछे तो मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगी? सो दिस वाज द क्वेश्चन एट दैट टाइम कि भाई मूवमेंट जो है उसमें से मेन हवा निकल गई भाई। और मूवमेंट में से चूंकि मेन हवा निकल गई, लिहाजा मूवमेंट तो अब आगे नहीं चल पड़ेगी, जा सकेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबब बना फेलियर ऑफ द मूवमेंट का, कि आप देखते हो कि इस मूवमेंट के अंदर मेनली आप ये देखो कि गांधी का किरदार बड़ा सेंट्रल था। और उनके पीछे हटने से मूवमेंट ऑल ऑफ अ सडन उसमें जितनी भी स्ट्रेंथ थी, जो उसमें पावर थी, उसके अंदर जो एक कुवत थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि ये तो बातें यहाँ तक हो गई। अब जंग के बाद अ, जो उस वक़्त के मुख्तलिफ लोग थे, जैसे आप कह सकते हो कि उस टाइम में जो है वो मोपलास भी इसका पार्ट थे। ठीक है। तो मोपलास भी इसका पार्ट थे। और मोपलास मुसलमान जो थे ये मालाबार के मुसलमान थे। और ये बड़े पक्के सच्चे मुसलमान थे। और ये जब उनको पता चला कि मूवमेंट जो है वो नाकामी का सबब हिंदुओं की वजह से हुआ है, कि हिंदू जो है वो पीछे हट गया आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट, तो उनको और गुस्सा चढ़ा और उन्होंने वहाँ पर जो हिंदू मौजूद थे, फैमिलीज मौजूद थी, उनको मारना शुरू कर दिया, उनके टेम्पल्स को मोलेस्ट करना शुरू कर दिया, डिमोलिश करना शुरू कर दिया, हिंदुओं को किल करना शुरू कर दिया। उनकी जो है वो ख़ास तौर पे उनकी मैसिव लेवल पे उनकी किलिंग स्टार्ट कर दी। तो ये मोपला रेबिलियन भी एक बहुत बड़ा एक सबब बना उस टाइम में फिर खिलाफत मूवमेंट के स्टेटस को ख़राब से ख़राब तरीन करने में। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ब्रिटिश ने तो उनको कंट्रोल करना था। ब्रिटिश ने फिर जनाब अपनी फोर्सेस भेजी और तकरीबन 5,000 से ज़्यादा मोपलास जो है उनको फिर मारा जाता है ताकि वो कंट्रोल कर सकें। ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए 5,000 से ज़्यादा मोपलास जो है दे हैड बीन किल्ड। तो इस तरह से गांधी की विड्रॉल मोपला रेबिलियन की वजह से जो अंग्रेज़ों और मुसलमानों के जो ताल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हुए, ख़राब हुए। ठीक है। कमाल अतातुर्क भी जो है उन्होंने उन्होंने एक चूँकि जो ट्रीटी ऑफ सेवरीज के साइनेटरीज थे उनके अगेंस्ट एक जिहाद स्टार्ट किया। सिविल वॉर स्टार्ट होगी तुर्क के अंदर भी। ठीक है। और नेशनलिस्ट जो थे वो कहते थे कि यहाँ पर तुर्की के अंदर तुर्क्स की हुकूमत हो और लिबरल हुकूमत होनी चाहिए। हमें कोई भी ऐसी जंग जिसके अंदर रिलीजन इन्वॉल्व हो या यूरोप के साथ हो नहीं करनी चाहिए। तो वो थॉट जो है वो स्टार्ट हो गया है तुर्क्स के दरमियान। ठीक है। और उन्होंने खिलाफत को ख़त्म करने का फ़ैसला भी कर लिया। तो तुर्क्स जिन्होंने ये एक जंग लड़ी थी जर्मनी के साथ मिल के अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने खुद खिलाफत को जो है वो ख़त्म करने की डिसीजन ले ली। ठीक है। तो अब और फिर अगेन एक नया उन्होंने ट्रीटी साइन किया विद इंग्लैंड दैट वाज कॉल्ड एज द ट्रीटी ऑफ लॉसेन, जिसके तहत तुर्की जो है वो अपनी ज़मीनों पे अगले 100 साल के लिए जो है वो क्लेम नहीं करेगा। तो 1923 के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुई और इसका ड्यूरेशन 2023 के अंदर ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स कि अगले साल अब देखें तुर्क्स का क्या पर्सपेक्टिव होता है। उनका ट्रीटी तो ख़त्म हो गया तो वो रिक्लेम करने की भी कोशिश कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये जो है बजाय कुछ अचीव करने के, तुर्कियों ने खुद ब खुद ख़त्म कर दी। तो बहुत सारे मुस्लिम रहनुमा, जिसमें जिन्ना भी शामिल है, उनका ये कहना था कि ये मूवमेंट कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव असरात मुरतब नहीं करेगी और ब्रिटिश को कन्विंस नहीं कर पाएगी कि वो तुर्की के ऊपर एक हार्श डिसीजन लेने से रुक जाए। तो वही बात हुई कि जो है मूवमेंट जो है वो अल्टीमेटली एक वायलेंट मूवमेंट बन गई, और इवन मूवमेंट वाज अनेबल टू अट्रैक्ट एनी solid support from the different sections of the society. Even the movement had changed into violence. और फाइनली बहुत सारे उलेमा जिन्होंने एक ऐसा मशवरा मुसलमानों को दे डाला जो कि उनके लिए मज़ीद नुकसान का सबब बना, वो बात भी सच हो गई। तो हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि मूवमेंट मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक ग्रेट एसोसिएशन तो थी, लेकिन ये बहुत देर तक जारी नहीं रह सकी। और इसकी फेलियर का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो मुस्तफ़ा कमाल का पीछे हट जाना है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आया करते हैं, कुछ पीछे क्वेश्चंस भी हैं, उनको देख लेते हैं। उसमें आपके पास है, क्या विड्रॉल ऑफ गांधी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द फेलियर? तो भाई गांधी की सेपरेशन एक इम्पॉर्टेंट फेलियर तो था, रीज़न तो था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं था। दूसरा क्वेश्चन, वॉज द चोरी चोरा इंसिडेंट ऑफ 1922 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द फेलियर? तो भाई ये रीज़न नहीं था। खिलाफत की फेलियर के जो अहम असबाब हैं, उसके अंदर मेन रीज़न जो है वो सेपरेशन ऑफ गांधी है। और फिर उसके बाद इसके अलावा अगर सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाए तो मुस्तफ़ा कमाल का ख़त्म कर देना है। ठीक है, क्यों खिलाफत मूवमेंट की बुनियाद रखी गई? तो उस क्यों का जवाब ये है कि मुसलमान चाहते थे कि सेक्रेट प्लेसेस को अपनी को बचाया जा सके, और इसके अलावा जो वहाँ पर हकूमत है एक लंबे अरसा से मौजूद है, और कई उसके अंदर सुल्तान आ चुके हैं, और मुसलमानों के लिए एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था, उसको बचाया जा सके। फिर एक क्वेश्चन है कि जी खिलाफत मूवमेंट फेल किस तरह हुई? उसके 5 रीज़न है आपके सामने। अफगानिस्तान को माइग्रेशन, चोरा चोरी इंसिडेंट, सेपरेशन ऑफ गांधी, मोपला रेबिलियन, और फाइनली एबोलिशन ऑफ कैलिफेट बाय मुस्तफ़ा कमाल पाशा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर अबाउट खिलाफत मूवमेंट। इसके बाद का ड्यूरेशन हम कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।